प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आप लोग अपने अध्यापन में जिस ढंग से लगे हैं वही आपके सफलता के मार्ग की तरफ आपको ले जाने के लिए चुनौती भी दे रहा है और मार्ग भी प्रशस्त कर रहा है। उत्तर प्रदेश जूनियर डिवीज़न का इंटरव्यू लगभग समाप्त होने की ओर है। आज 27 तारीख है, कल आखिरी दिन है। कल की डेट में इंटरव्यू पूरा हो जाएगा। ये मैं मान के चलता हूँ कि 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। उसके आसपास 5 से 10 सितंबर के बीच में रिजल्ट आउट हो सकता है। यानी 303 कौन कौन न्यायाधीश जूनियर डिवीज़न में बना, इसका पिटारा खुल सकता है। कमीशन की रफ्तार बताती है यूपी एपीओ का इंटरव्यू क्लियर कराना, इंटरव्यू करवाना और फाइनल रिजल्ट आउट करने का जो अनुक्रम प्रोसेस रहा है, महज 69 बच्चों के साथ लगभग वही रफ्तार 2-4 दिन का अंतर लेकर 303 आने वाले भावी जूनियर डिवीज़न के न्यायिक अधिकारियों के साथ भी होने वाला है। आप इमेजिन कीजिए, जो 2020 में बिहार का एपीओ प्री देने गया था विचित्र लीला है हम कंपटीशन देने वाले स्टूडेंट के साथ। कल्पना करिए, इस शोषण का, इस मानसिक उत्पीड़न का कहीं भी उपचार है? अरे छुट्टा फुटकर में कोई सहानुभूति तो प्रकट नहीं करता, और कौन आपके दुखती रग पर कौन मरहम लगाने वाला है? 2020 में बिहार कमीशन ने 550 के ऊपर पद के लिए एपीओ का प्रीलिम्स करवाया था। कल्पना करिए, उसमें अधिक सीट होने के लिए बच्चों की आशाएं भी बहुत जगी थी। वो अभी तक मेंस का रिजल्ट आउट नहीं कर पाए हैं और 24 लगने को है, यानी 4 साल छूने को आया। कैसा राज्य है वो, और कैसी दशा, कैसी स्थिति चल रही है। और उस दरमियान उत्तराखंड ने 2 वैकेंसी भर करके तीसरे पे नंबर लगा दिया है। यूपी अपनी दूसरी भर के तीसरी एपीओ का वो नोटिफिकेशन कर देगा। आप अगर यही हाल हर कमीशन में देखें, और जो लड़का, जो स्वाभाविक है भाई, 500 सीट पे भूत प्रेत तो बैठाए नहीं जाएंगे। जिन बच्चों ने मेंस दिया है सबको उम्मीद है, सबको बेचैनी है कि पता नहीं क्या होगा उस रिजल्ट में, हो सकता है वहीं किस्मत पलट जाए। ये बात इसलिए याद दिला रहा हूं कि रोचक है। अगर 10 सितंबर के अंदर ये 303 जज का फाइनल रिजल्ट यूपी का आ जाता है, तो एक प्रकार से वो कैंडिडेट जो उसमें हो सकते हैं 303 में, वो बिहार का एपीओ का मेंस भी लिखे हों, ये पॉसिबल है। तो ये 303 के सिलेक्शन पा जाने की वजह से बिहार कमीशन निगाह लगाए हुए है। समझना कि जब ये 303 यही जज बन जाएंगे तो ये इंटरव्यू देने नहीं जाएंगे। कहाँ? बिहार। तो जब ये 303 नहीं, मैंने ये कहा था कि 303 वहाँ मेंस लिखे होंगे, लेकिन कम से कम 50% की उम्मीद तो कर सकते हैं। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि 150 लड़के तो ऐसे होंगे ही, हो सकता है बिहार के भी हों, जो यूपी में सिलेक्शन पाने जा रहे हैं, लेकिन बिहार एपीओ का मेंस वो लिख के आए हैं, रिजल्ट वेट कर रहे हैं। बिहार कमीशन इसलिए तो रिजल्ट आउट नहीं कर रहा है कि पहले अपना यूपी करवा ले, एपीओ करवा लिया, ये बच्चे इंटरव्यू नहीं देंगे। समझना ट्रिक। और जे वाला भी करवा ले, रिजल्ट फाइनल कर ही देगा, कल लास्ट इंटरव्यू है। तो वो आने वाले 10 सितंबर तक बिहार एपीओ का रिजल्ट नहीं निकालेगा। क्यों? जब इन बच्चों का जो अपने स्टेट के हैं यहीं जज बन जाएंगे, तो वो यूपी एपीओ, बिहार एपीओ का इंटरव्यू देने क्यों जाएंगे भाई? कोई महामूढ़ होगा और बहुत ही अपने आप को सुपर हसीला, बड़ा ब्रांडेड समझता होगा तो जाएगा। मूर्ख नहीं, अपने स्टेट में जज की नौकरी पा करके बिहार एपीओ देने क्यों जाए? और यही ताक लगाए कमीशन इंतजार कर रहा है। जब ये दोनों वैकेंसी, तो जरा इमेजिन कीजिए, 69 में से कम 40 कैंडिडेट इमेजिन कीजिए, 50 कैंडिडेट इमेजिन कीजिए एपीओ का, जो एपीओ बन के निकल गए, वो बिहार में एपीओ का मेंस दे के आए थे। 50 लड़के हुए कि नहीं हुए? हुए। अब आप इमेजिन कीजिए, ये 300 में से 150, तो 150 और 50, 200 लड़के ऐसे हुए जो बिहार में इंटरव्यू देने नहीं जाएंगे। मतलब
अगर मध्य सितंबर में बिहार एपीओ का रिजल्ट आ जाए आफ्टर जुडिशरी प्री, तो उसमें इंटरव्यू ना दिए जाने से कम नंबर पाने वाले का भी सिलेक्शन होने की चांस हो गया कि नहीं हो गया? बिहार में ज्यादा सिलेक्शन पाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? फिर से प्री तो होना नहीं है, प्री मेंस तो हो ही चुका, और उसी के अंदर ये सिगुफा, ये सेटिंग की जा रही है जो दिखाई नहीं पड़ रही है। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, ये सत्य है कि नहीं? बिहार कमीशन रिजल्ट नहीं आउट कर रहा है, उसके पीछे एक कारण ये भी है कि उत्तर प्रदेश के लड़के इतनी बड़ी सीट में भर भरा के भर न लें, इतने को तो रोक ही दे रहा है वो, केवल देरी करवाकर। और ऊपर से जब देरी करवा रहा है तो उसको सैलरी नहीं देनी पड़ रही है। तो जो इलेक्शन में फूंकना है अगले साल, शुरुआती 3 महीने में धुआं पानी की तरह उड़ाना है, दारू शराब दुनियादारी में, मुर्गा मांस में, बिहार में तो बहुत कर रहे हैं। यूपी में है तो बिहार तो मतलब बिहार झारखंड की बतिये छोड़ दीजिए, पूरा चुरकिया बोड़ान, कोई भी कास्ट हो, चाहे हिंदू मतावलंबी हो चाहे मुस्लिम को तो भाई उनका खान पान सामान्य बात है। लेकिन हिंदुओं में भी मैं तो कई बार गया हूँ, 7-8 चक्कर में गया हूँ बिहार, परमात्मा बचाए। लेकिन उनका बुद्धि देखिए कैसे चल रहा है कि रिजल्टवा लेट करने का कारण जो भी दिखो, जो भी मुकदमे का कारण हो, साथ में ये भी आपके पैरेलल अवश्यंभावी रूप से घट रहा है जो आप देख नहीं पा रहे हैं। और मेरे ऐसा कहने पे आप समझेंगे, सहमत होंगे। तो पहली बात, आज एक ऐसे अधिवक्ता बंधु का हमारे पास फ़ोन आया जो इंटरव्यू फेस किया था, जिन्होंने हमारे यूट्यूब वीडियो से रेगुलर मार्गदर्शन पाया, और अपना आभार प्रकट करने के लिए, अपनी ये आंतरिक खुशी शेयर करने के लिए, सर मैं आपसे गाइड हुआ हूँ, आप हमें नहीं जानते, हमें बहुत अच्छा लगा। मैं अपने ऐसे सभी अधिवक्ता बंधुओं और बहनों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। जैसा कि मैं कहता रहता हूँ, चाहे आप बात करें या ना करें, आपकी खुशी, लेकिन अगर आप मुझे कॉल करके ये बताते हैं कि आपसे हम इंस्पायर्ड होते हैं, आपसे हम कुछ सीख पाते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है। यही बात उन अधिवक्ता बंधु के संदर्भ में कहूँगा, नाम तो भी डिस्क्लोज नहीं करूँगा, लेकिन उन्होंने यूपीजे का इंटरव्यू दिया है। और परमात्मा से ईशान यूट्यूब मीडिया पर प्रार्थना है सोमवार के दिन कि इस बच्चे का सिलेक्शन जो हमारे होम डिस्ट्रिक्ट से है, निश्चित तौर पर एज ए जज जूनियर डिवीजन उत्तर प्रदेश सरकार में हो जाए। प्रार्थना सभी के लिए है, लेकिन इनका खास अमीय व्यवहार हमको ये बात कहने के लिए प्रेरित करता है। आप इस बात को समझ सकते हैं। तो आप लोग भी मेहनत कीजिए, चाहे बिहार एपीओ की तैयारी में लगे हैं, ठीक है, नहीं हो पाया अब तक, प्री नहीं हो पाया, मेंस कहीं का नहीं पाए, प्रयासों तो कर रहे हैं। कुछ बच्चे अधिवक्ता बहनें हमारी बहुत सेंट्रलाइज हैं छत्तीसगढ़ पर, वो तैयारी आपकी फालतू नहीं जाने वाली है, काम आएगी। ध्यान रखना, अपने स्वास्थ्य का ख्याल, अपने सेंट्रलाइजेशन का ख्याल, और इनहेरेंट चल रहे टारगेट के लिए किसी को ढिढोरा नहीं पीटना है कि अंदर ही अंदर असली में मैं क्या चाहता हूँ। बाकी तो किसी को कुछ बताइए, कहीं भी जाइए एग्जाम देने, मैं साफ साफ मना ये करता हूँ कि नई तैयारी अगर है तो बहुत स्टेट में मत दौड़िए। लेकिन तैयारी का जब लेवल हो जाए, जब 2-3 छोटे स्टेट में भी आप मेंस लिख लें, तो आप कहीं भी जाने के लिए अधिकृत हैं। समझ रहे हैं? हमारी कुछ उच्च स्तरीय न्यायिक सेवा की ऐसी अधिवक्ता बहनें जो एमपी का एचजेएस फॉर्म भरना चाहती हैं, बिल्कुल भरें। वो पेपर जो यूपी एचजेएस से कॉमन है, झारखंड से कॉमन है, बिहार से कॉमन है, सब काम आएगा। भाई स्थानीय नियंत्रण अधिनियम, किराएदारी अधिनियम जो मध्य प्रदेश का है वो डिफर करता है, लेकिन लिमिटेशन डिफर नहीं करता। वही लिमिटेशन एमपी में, वही झारखंड में, वही यूपी में, नेगोशिएबल वही बिहार में, वही हर जगह। समझ रहे हैं? एसआरए वही। तो वो तो आपका प्रिपरेशन होगा, क्वेश्चन से टकराएंगे, एग्जाम एटमॉस्फियर में 3 घंटा बैठेंगे, ऑनलाइन टेस्ट देंगे। तो एमपी एचजेएस का फॉर्म भरना सिगुफा नहीं है। सिलेक्शन नहीं लेना ना लेना वो हाई कोर्ट की अपनी मनमर्जी, वो जाने, वो माई बाप है। लेकिन मैं इतना तो जो कह सकता हूँ, जो आपके अख्तियार में है उसके लिए कर सकते हैं, खास करके तब जब आप एचजेएस के कंपटीशन में कई जगह मेंस लिख चुके हैं। और अगर आप एचजेएस की ही स्टडी में हैं, कहीं प्री मेंस कभी हुआ नहीं है, तो आप ऐसा ना करें। तो आप अपना पहला प्री प्राप्त करने के लिए, पहले प्री में सफलता प्राप्त करने के लिए ओनली वन अपने स्टेट का ख्याल रखें। अगर आप एमपी के हैं तो एमपी का, बिहार के हैं तो बिहार का, यूपी के हैं तो यूपी का। ये हर स्टेट के बच्चों को, चूंकि हमारा वीडियो सारे स्टेट के बच्चे देखते हैं, इसलिए कह रहा हूँ, अपने स्टेट को प्रायोरिटी दें
और अगर रिजर्वेशन कैटेगरी से आते हैं तो बिल्कुल दें, निसंदेह दें। अब तो जनरल कोटे में भी EWS है भाई, है कि नहीं? इन्हीं तकनीकों पर विचार करके कंपटीशन में आगे बढ़ा जाता है। हमारी जो टेस्ट सीरीज चल रही है, एक टेस्ट मैंने बताया आपका, मैंने मेंस का टेस्ट स्टार्ट कराया APO का। आज मैंने कॉपी चेक की, कुछ सतही, कुछ अच्छी, कुछ बहुत अच्छी। लगभग 26 पेज में इंग्लिश मीडियम की कॉपी आई थी। उस बच्चे को मैंने एविडेंस के फर्स्ट पेपर में 74 नंबर दिया है। अंदाज़ा लगाइए उस बच्चे ने क्या लिखा होगा। अगर ये इंटरेस्ट है कि पता नहीं सर कौन सा सवाल है, किस सवाल की बात कर रहे हैं, जिज्ञासा है, लिखना चाहते हैं, बार बार मेंस लिखते हैं, प्री रुकता नहीं है, तो आपको ये मेंस की टेस्ट सीरीज संवार सकती है, बदल सकती है, आपके सिलेक्शन को सुनिश्चित कर सकती है। आप जुड़ सकते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर बगल में दिखाई दे रहा है। अगर आप जीके के क्लास, जीके से में बहुत कमज़ोर हैं, आपके यूपी APO के प्रीलिम्स में जो 50 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें आप बमुश्किल 15 सवाल भी नहीं सही कर पाते, तो आप हमारे क्लास से जुड़ें। आपको ऐसी संसाधन सामग्री या अपने क्लास में दिए गए लेक्चर के द्वारा वो सारी चीज़ें पता चलेंगी कि कैसे GS पढ़ना है, कहाँ पढ़ना है, कितना छोड़ना है, कैसे करना है कि कम से कम 50 क्वेश्चन जो GS पूछा जाता है उसमें 25 नंबर ज़रूर सही हो जाए। और अगर आप उच्चतर न्यायिक सेवा की तैयारी में हैं और लोकल माइनर की क्लास से आप परेशान हैं, उसमें नंबर जुटा नहीं पाते, न प्री में न मेंस में, और अगर जुटा पाते हैं लेकिन कुछ कम रह जाता है, जुटा पाते हैं कम रह जाता है तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। बिल्कुल नहीं समझ पाते हैं लोकल और माइनर तो क्लास ज्वाइन करें। व्हाट्सअप नंबर यही है। इन्हीं सारी बातों को लेकर के मैं आज अभी राजस्व संहिता की क्लास मैंने कंप्लीट की, 40वीं क्लास पूरी हुई और हम लोग पहुंच गए हैं 107 जो न्यायगमन वाला टॉपिक है वहाँ। 234 सेक्शन में राजस्व संहिता के 107 सेक्शन पे हम चल रहे हैं। कंटिन्यूअस ये प्री और मेंस को लेकर के क्लासेज हैं सारी लोकल और माइनर की। ईजमेंट की क्लास हमारी पूरी हो गई है, राजस्व संहिता पूरी होने की ओर बढ़ रही है। इसके बाद चकबंदी शुरू होगा लोकल में और माइनर में पार्टनरशिप। पेपर बनने का काम जब अक्टूबर महीने में कंप्लीट हो जाएगा तो ये संभव है कि डे बाय डे GS और डे बाय डे एक दिन लोकल एक दिन माइनर जाए। इसमें मुझे बिल्कुल समय मिल नहीं पाता है, केवल 2 घंटे 1 घंटे दिन में आराम करने के लिए या रात में सोने के सिवाय। इतना वर्क है। अगर मैं 5-5 कापियाँ चेक करता हूँ तो 5 कापी चेक करने के लिए मान के चलिए 2.5 घंटे का समय जाता है और 10 कापी है तो 5 घंटे। और अगर 5 घंटे हमने कापी चेक करने में लगाए तो क्लास की वो ऊर्जा खींच लेता है। ये जो आप बातचीत हमारी सुनते हैं, जो निःशुल्क आपको मिलती है, गाइडेंस, प्रेरणा, जो भी इत्यादि आप अपने आभार से, अपने स्नेह से हमको दर्शाते हैं, वो इसके ऊपर है। और मैं किसी दिन आप महसूस करते होंगे मुझे कुछ हद की थकान भी होती है, फिर भी मैं बोलता हूँ। इस भावना के साथ हो सकता है किसी बच्चे का कल्याण हो जाए, किसी की दुआ किसी को रंग ला सकती है। तो आज का वीडियो यहीं तक। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, जहां टारगेटेड हैं टारगेटेड रहें, लेकिन हमारे द्वारा दी जा रही संसूचनाओं, खुद के द्वारा प्राप्त अधिकृत संसूचनाओं पर नज़र रखते रहिए। अपने मूल टारगेट के प्रति ऐसे केंद्रित रहें जैसे हैंडलेंस से जब सूर्य का प्रकाश इकट्ठा करके किसी कागज के टुकड़े पर केंद्रित किया जाता है तो कागज जल उठता है। ऐसी ऊर्जा केंद्रित करें, ऐसे अपने टारगेट को फोकस कर दें, सफलता कहीं नहीं मिलेगी, निश्चित मिलेगी। पूर्ण विश्वास रखें, भगवान में आस्था रखें। कहते नहीं, मैं कई बार अपने इसी YouTube चैनल से बोला हूँ, आज दोहरा रहा हूँ, भरोसा रखिए राम पर और मेहनत बेजोड़ करिए। कहीं का वो कहीं देता है। आपके चाहे अनुरूप अगर ना भी मिला तो मेहनत व्यर्थ नहीं जाती। बड़े बुजुर्ग ही नहीं कह गए हैं, ये अकाट्य सच है। ये जीवन जो आपको मिला है मानव तन के रूप में, कर्म करने के लिए मिला है, सकारात्मक, पुण्यकारी, गुणकारी और दूसरे का कल्याण करने वाली, परहित के लिए मिला है, केवल अपना पेट पालने के लिए नहीं। और सारी योनियाँ, पशु, कीट, भृंग, पक्षी, ये सब के सब क्या हैं? पेट पालने के लिए पैदा किए गए हैं। लेकिन मानव पेट पालने के साथ साथ परहित करने के लिए बना है। परहित का कर्म जो होता है वो सबसे ऊपर जाता है, ज़्यादा ऊंचाइयां देता है। रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने
इंटरमीडिएट गद्य संकलन यूपी बोर्ड में प्रकाशित मित्रता की कहानी में इस बात का उल्लेख किया है। हाई की तौर चौपाई तो ये बाबा तुलसीदास की क्या है, परहित धर्म पर पीड़ा नहीं कछुआ धुमाई, परहित धर्म, यानी परहित से बढ़कर कोई धर्म नहीं है और दूसरे को पीड़ा पहुंचाने से बड़ा कोई अधर्म नहीं है। तो ये आप ध्यान रखें, परहित का मतलब यही आपकी जो सोच है, जैसे आप अपने परिवार तक सोचते हैं, अपने भाई बंधु तो सोचते हैं, अगर एकाकी परिवार है तो अपनी पत्नी और बच्चे तक सोचते हैं, इससे बाहर निकलिए। ये भी अपना ही है। मैं आपसे पूछता हूँ, जिस गौरैया दिवस को मनाने के लिए 20 जुलाई कौन सा तारीख है, विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है, क्या गौरैया अपना बच्चा नहीं पालता? सूअर अपना बच्चा नहीं पालता? गधे घोड़े पशु पक्षी अपना बच्चा नहीं पालता? अगर वो पशु योनि में रहकर भी अपना बच्चा पालने तक सीमित हैं और वो कर्म और परहित नहीं कर सकते, उनको छूट नहीं है, और आपको है, तो आप और पशु में कोई अंतर ही नहीं है। यानी आप धन कमा के इकट्ठा कर रहे हैं सिर्फ अपने भी बच्चे के लिए, तो आप कर्मठी नहीं हैं। आप 77 तल्ले की बिल्डिंग बना रहे हैं, विधायकी इसलिए लड़ रहे हैं कि बेटी की शादी में 3-4 अरब खर्चा करेंगे, तो आप में और पशु में अंतर नहीं है। उससे बेहतर तो वो कुम्हार है जो मिट्टी के बर्तन बनाता है, छोटी सी इनकम है, उसके दरवाजे पे कोई पहुंच जाए तो उसी बट्टे में वो ठंडा पानी पिला देता है, बगैर स्वार्थ के। परहित की कीमत पहुंच समझिए। अगर सफलता भी चाहते हैं तो, अगर आपका भाग्य रुक रहा है, सक्सेस नहीं मिल रही है, इस पर काम कीजिए, ध्यान दीजिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बहुत सेल्फिश हो गए हैं, बहुत ही ज़्यादा अपने के बारे में सोचते हैं, इतना आतंकित, इतना परेशान हुए हैं लोगों से। परहित में ये भी नहीं आता कि आपके पास जब बहुत पैसा आएगा, सर्विस आएगी, नौकरी आएगा, तब आप कुछ कर पाएंगे। दूसरे को पानी बुजुर्ग आदमी पी रहा है, उसका हैंड पाइप आप अगर 2 बार चला दिए, ये भी परहित है। कोई स्वार्थ नहीं जुड़ना चाहिए। ऐसा परहित बिल्कुल बेकार है जो परहित करके फोटो एफबी पे डाली जाती है कि आज हमने इतना कपड़ा दे दिया, आज कंबल बांट दिया, आज फलनवा कर दिया, आज भंडारा किया था। ये जितना यूट्यूब और एफबी पे चल रहा है, ये उल्टे हानिकारक है। जो व्यक्ति ऐसा करता है वो कहीं न कहीं अहंकार से ग्रसित हो जाता है कि तुमसे भले तो हम, देखो हम ऐसा काम कर रहे हैं। तो जितना उसके जीवन में उन्नयन होना था, उतना वो खुद के दिखावे के अहंकार के चलते बर्बाद हो जाता है। नेकी कर दरिया में डाल, आज की कहावत थोड़े है, सदियों से चली आ रही है, दादा बाबा के ज़माने से। इस पर काम कीजिए, गोपनीयता से परहित पे काम कीजिए। किसी की हेल्प कीजिए, कहिए मत, उसकी चर्चा में मत लाइए। रिश्तेदारों की तरह ऐसा मत कीजिए कि पैसा अगर दे दीजिए तो बाकी रिश्तेदार में खुद ही गाना गाइए कि हम दिए हैं तब जी रहे हैं। इसीलिए रिश्तेदार इस समय, हमारे कंपटीशन के समय में, हम लोगों के सबसे ज़्यादा पीड़ादायी जीव है। वो पहली बात इतना क्लोज होता है कि बिन मतलब के जानना चाहता है कि अब कहाँ तक पहुँचे। दूसरे, अगर आप अभावग्रस्त हैं तो वो जानता है कि आप अभावग्रस्त हैं, आपको फ़ोन कॉल इसीलिए नहीं करता कहीं आप उससे मांग ना बैठें, डरता है, क्योंकि वो भी फटे हाल है। आप भी उसकी हालत जानते हैं, लेकिन आप उम्मीद इससे लगाते हैं कि कभी हाल चाल नहीं पूछता, लेकिन रिजल्ट पूछने ज़रूर चला आता है। ये भी वो जानता है कि आप जब साहब बन जाएंगे उसका कुछ नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी वो आप में इंटरेस्ट क्यों रखता है? क्योंकि वो वहीं है और आप यहाँ प्रयागराज में पढ़ रहे हैं। आप अगर साहब सुबह हो जाएंगे, आपके पीछे 2-4 गार्ड घूमेगा तो आपकी तूती बोलेगी ना। खेत जोतने से क्या होता है? बिजनेस व्यापार करने से क्या होता है? पद पावर भी कोई चीज़ तो होती है, इसीलिए तो यहाँ मर रहे हैं न्यायिक सेवा में आने के लिए। जो बच्चे 69 एपीओ में एपीओ बने हैं, वो 5-5 थाने का कम से कम इस समय कार्यभार पाएंगे। उनके अंदर एसआई, एसएचओ, कांस्टेबल, होमगार्ड, चौकीदार सब होगा कि नहीं होगा? अभी तक तो वो फटे हाल थे। 5 रुपए वाली चाय प्रयागराज में पीने के लिए भी तरसते थे। अब तो वो इतने हैसियत वाले हैं ना कि जिस थाने पे चले जाएंगे एसएचओ लेके चाय दौड़ेगा, ऊपर से सलामी ठोकेगा। और ये रुतबा कहीं और मिलता है? निजी क्षेत्र में आप सूट बूट चमका के आपका 2 लाख का पैकेज है,
पूरा मेट्रो में सफ़र करते हैं, किरच आपकी बड़ी टाइट रहती है, टाई पहने रहते हैं, गोरे चिट्टे से लगते हैं, एसी में रहते हैं, एसी घर में भी लगवा रखा है, लेकिन आपको रास्ते में कोई वैल्यू देता है क्या? ना आपको वैल्यू देता है, ना आपकी सैलरी को। हाँ, आपका जीवन बिल्कुल वैसे होता है जैसे सुखपूर्वक व्यक्तिगत जीवन भोगी। मैं ऐसा नहीं कहना चाहूँगा कि निजी क्षेत्र में काम करने वाला हर व्यक्ति इसी प्रकार से ग्रसित है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि यही एक डिफरेंस है जो कंपटीशन में न्यायिक सेवा या गैर न्यायिक सेवा में अधिकारी बनकर आपको डिफर करती है। आपके पास भले ज़्यादा पैसा नहीं होगा, आपके पास भले धन दौलत ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन ये जो सम्मान आपको मिलता है ये और सेक्टर में उपलब्ध नहीं है। और न्यायिक सेवा का सम्मान तो सर्वोच्च है। आप जूनियर डिवीजन में हो जाएंगे, डिफरेंस आ जाएगा। और परमात्मा ने कहीं आपको एचजेएस बना दिया, अरे बाप रे बाप। अगर कहीं न्यायमूर्ति बन गए, सुभान अल्लाह, सुप्रीम कोर्ट, सीजेआई, बाकी कहना क्या है। तो इस जोश खरोश के साथ अपने आप को लगाए रखें, किसी के कहने का तुरंत प्रतिक्रिया ना करें, रिश्तेदारों की बातों को सुने, भड़बड़ाएं नहीं, चुप रह जाएं, मनोविज्ञान समझें, वो गलत कुछ नहीं कर रहे। उनको खाओ खाओ मची है कि 25 साल से आप यहाँ क्या कर रहे हैं। वो अपने लड़की की शादी कर चुके हैं, लड़की के लड़की हो गई है, लेकिन आपसे उनको ज़्यादा टेंशन है कि तुम कहने से दिया कर रहे हो। ये कुछ नई नवेली बात नहीं है। आप इमेजिन कीजिए, उनको यहाँ ला के रखिए, आप उनकी जगह पे जाइए, आप भी यही कर रहे होते। अगर वही बुद्धि क्षमता आपकी होती तो आप भी यही चाल चूल कर रहे होते। टाइम नहीं कटता वहाँ लूह में, तो यही पता करते हैं फलनवक लड़कवा गया था, का हुआ, फलनोक बिटिया इतना दिन से अइबे ने की प्रयागराज से, यही सब तो चल रहा है। तो इन सब से बातचीत करने का हमारा आपसे मतलब समय जाया करना नहीं, रस लेना नहीं, आपको गलतियां करने से बचाना है, हताश होने से बचाना है। मैं भी इस दौर से गुजरा हूँ, पर्सनल पारिवारिक तमाम समस्याओं से जूझा हूँ, जंग लड़ा हूँ, जंग लड़ रहा हूँ। लेकिन आप देखते हैं, हमें नींद भी आती हो, मेरी आंखें ढप रही हों, लेकिन मैं आपसे कनेक्ट होता हूँ इसी भावना के साथ कि कोई स्वार्थ नहीं, इसमें कोई फीस नहीं, इसका आनंद है करने का। जैसे किसी प्यासे को कहीं रास्ते में पानी पिला दीजिए, बिस्लेरी लिए जा रहे हैं, खरीद रखा है, इमेजिन करिए, बिल्कुल फ्रिज से निकला, आपने 30 रुपए की बाटल खरीद रखी है। अचानक कोई आदमी, इत्तेफाक से कोई बुजुर्ग या जवान ही, बाबू मुझे पानी चाहिए था, आपने पूरी बाटल सौंप दी, वो पैसे देने लगा, आपने मना किया, वो सहर स्वीकार कर लिया। इसका सुकून है? इसका सुकून मिला कि नहीं मिला? ये सुकून 10,000 दिए नहीं मिलेगा। इस पर काम करिए सब लोग, जो हमको सुनते हैं, जो समझते हैं कि मैं कुछ शायद ठीक ठाक बात करता हूँ, करके देखें कैसे कृपा बढ़ती है, कैसे परमात्मा आपके लिए व्यवस्था करता है। ये अमोघ अस्त्र है, परहित पे लगिए, केवल अपने हित को मत सोचिए। ध्यान रखना, अपने हित में केवल पर्सनल शारीरिक हित नहीं आता, आपका, आपके परिवार का भी अपना हित ही माना जाता है, जिसमें हमारा ब्यूरोक्रेसी वर्ग सबसे ज़्यादा अभिशप्त समाज है। मैं इस मंच से कह रहा हूँ, न्यायिक सेवा हो या गैर न्यायिक सेवा हो, अधिकारी वर्ग इस बात के लिए अभिशप्त है कि वो अपने और अपने परिवार के आगे नहीं सोच पाता। सोचे, विचार करें इस पर। लोक कल्याणार्थ आगे बढ़े, अगर कुछ ऊंचा करना चाहता है या अपने बच्चे की प्रगति बहुत ऊंचाई तक सुनिश्चित करना चाहता है तो, नहीं तो ये बातें फक्के खां हैं। अपने आप को अधिकारी तो बुद्धिमान मानता ही है, उसको कोई अकल दे ही नहीं सकता, और वो व्यक्ति जो अभी अधिकारी है नहीं, अधिकारी को कैसे समझा सकता है। लेकिन हमारा मंच है कि स्वतंत्र ढंग से आर्टिकल 19(1) जो किसी के मन को दुख ना पहुंचाए, जो वो सारे रिस्ट्रिक्शन जो 19(2) लगाती है वो ना लगाए, मैं बोल सकता हूँ। और मैं मानता हूँ एज ए अधिवक्ता उच्च न्यायालय इलाहाबाद कि ये 19(2) के दायरे में नहीं आता है। सच्चाई कड़वी जरूर होती है, लेकिन आपको बदल के रख देती है। इन सुनने वालों में से अगर 1% ने भी परहित की तरफ एक भी काम किया, तो मेरे को सुन के किया, तो परमात्मा तो देख ही रहा है। और मैं आपसे चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूँ, मैं बोलता नहीं, बोलता ये है, आप सुनते भी नहीं, सुनता ये है। मेरे दिमाग में आकर के एक एक शब्द को कौंधवा करके शरीर का माध्यम लेकर के प्रकट करवाता है, आपके शरीर का माध्यम लेकर के सुन भी लेता है। चलते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अन्य प्रबुद्ध चैतन्य अधिवक्ता जो सीरियस कंपटीटर हो उनको शेयर करें, सभी को नहीं।
ये चैनल यूं ही नहीं है कि जिसको पाया उसको, नहीं, ना 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 ना, बिल्कुल नहीं। मैं सख्ती से सब्सक्राइब करने से रोकता हूं। अगर आप इन सब दशाओं से इस धारा में नहीं बहते हैं तो इस चैनल पे आपकी ज़रूरत ही नहीं है। करोड़ों चैनल हैं, कहीं भी जाएं। अगर आपको लगता है कि हमारा फला मित्र बहुत डिवोटी, मेरी युक्ता बहन है, आपकी कोई रिश्तेदार है जिसके लिए ये चैनल काम कर सकता है, बेफिक्री से करें। वो तो उसका निजी स्वतंत्रता और विवेक होगा, सब्सक्राइब करेगा, लाइक करेगा, नहीं करेगा, लेकिन आप ऐसा कर सकते हैं। कल मिलेंगे रेगुलर वीडियो के साथ। अगर इन सारे प्रोग्रामों में जिसकी चर्चा मैं बार बार करता हूँ, आज भी किया हूँ, जुड़ना चाहते हैं तो नंबर यही है 7705090393 पर आप व्हाट्सअप करके मुझसे जुड़ सकते हैं। सारी टेस्ट सीरीज और क्लास ऑन है। चलते हैं। सभी को हमारा जय सिया राम। मेहनत से पढ़िए, तबीयत का ख्याल रखते हुए, किसी का बुरा मत सोचिए, बुरा न करिए न बुरा कहिए। सत्यमेव जयते। शुभ रात्रि।